मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और बचपन में हम सब का मामूल था, आज भी बच्चे जाते होंगे, लेकिन बचपन में हम सब छुट्टियों पे हमारे लिए सबसे मज़े की तफरीह की जगह होती थी ना, वो जू होता था, चिड़ियाघर होता था। तो चिड़ियाघर से अभी तक तब की ऐसी अटैचमेंट हुई है, अभी तक आपको याद होगा जब कुछ अर्सा पहले खाली पड़ा हुआ आपको जब कुछ अर्सा पहले हथनी सूजी जो थी, जब उसकी डेथ हुई लाहौर में, तो हम सबके लिए इस तरह वो दुख और वो तकलीफ दे खबर थी जैसे आपके ही घर का कोई फ़र्द होता है ना। बचपन से एक सेंटीमेंट्स होते हैं, एक अटैचमेंट होती है। आपको पता है कि कराची में जो हथनी थी उसकी और सूजी की ऑलमोस्ट एक साथ ही कुछ ही गैप से हुई है, तो वो बड़ा एक ज़्यादा डिसहार्टिंग था कि मतलब अच्छा, उस वक्त सबसे ज़्यादा चीज़ जो देखने को मिलती थी, बड़ा एक डिस्टेंस रखा जाता था और जो बच्चे होते थे वो देखते थे दूर से, खुश होते थे। लेकिन कराची के चिड़ियाघर में बहुत तकलीफ से एक चीज़ देखने को मिली, जानवर जो होते हैं, अब बच्चे शरारती तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, करते हैं शरारत, जानवरों को तंग भी करते हैं, उनसे खेलते भी हैं, लेकिन जो वहाँ पे लोग होते हैं, इंतज़ामिया होती है, उन्होंने इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि कोई भी आपकी या बच्चों की शरारत ऐसी ना हो जो जानवरों के लिए ज़हनी अजियत का बाइस बने, तकलीफ़ का बाइस बने। अब ये कराची के मनाजिर हैं, उन जानवरों को तंग करते करते एक बच्चा इतना करीब पिंजरे के पहुँच गया कि उसको कोई रोकने वाला नहीं था, उसको रोकने वाला नहीं था। अब ये चक्कर है, उसके बाद फिर जो लोग आ रहे हैं, कोई रोक टोक तो है नहीं, वो जानवरों को इतनी अजियत दे रहे हैं, जानवरों को इतना तंग कर रहे हैं। अब एक बच्चे की खास तौर पे फुटेज है जो जंगला फलांगता हुआ बिल्कुल जंगले उनके जानवरों के करीब पहुंच गया। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि ख्याल, अब ये देखें ना, ये वैसे भी नुकसानदेह है इतना करीब जाना, बिल्कुल रीच के पिंजरे के पास बिल्कुल करीब खड़े हैं। एग्जैक्टली, और फिर जाके बच्चों को दिखा रहे हैं। जो पेरेंट्स हैं और या जो बड़े हैं जो बच्चों को साथ लेकर जाते हैं, सबसे पहले तो उन्हें ख्याल करना चाहिए। और ये टांगे मार रहे हैं, जानवरों को तंग कर रहे हैं, मतलब शर्म नहीं आती कि आप, वैसे तो एनिमल राइट्स पे हम उन्हें पूरे राइट्स तो देते नहीं है, पता नहीं उनके साथ सुलूक क्या किया जाता है अंदर, और ये जंगले फलांग फलांग के अंदर जाए जा रहा है। अच्छा, बच्चों की तो समझ आती है। अब ये देखें, अच्छे खासे बड़े लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, और किस तरह बेज़बान जानवरों को अजियत दे रहे हैं। अगर आपकी तफरीह के लिए जानवरों को कैद रखा हुआ है कि आप और आपके बच्चे आए इन जानवरों को देखकर महसूस हो, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इनका कोई हक ही नहीं है। अगर ये पिंजरे में कैद हैं, आप जो मर्जी करें, मतलब इतना हम लोग मसला वो हो चुके हैं, गिर चुके हैं, जानवरों को जो पहले ही पिंजरे में कैद हैं उनको इस तरह अजियत पहुंचा रहे हैं। सबसे असल चीज़ ये है कि इंतज़ामिया है, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, सिंध हुकूमत को, कि ये जो लोग तंग कर रहे हैं, जानवरों को अजियत पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे में चिड़ियाघर की इंतज़ामिया कहाँ पे है? ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए कुछ सैलाबी सूरत हाल की बात करते हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि जैसे ही इंडिया की जानिब से दरिया रावी और दरिया चनाब में भी पानी छोड़ दिया गया है, प्री मानसून बारिशें जो कहा जा रहा था कि मामूल के मुताबिक होंगी, लेकिन वक्त से पहले स्टार्ट हो गई हैं और उसके बाद ज़्यादा तादाद में पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। खासतौर पे दरियाए चनाब का जो पानी है वो झंग के 40 से ज़ायद देहात जो हैं उसमें ज़ेरे आब आ चुके हैं। सीएम मोहसिन नकवी ने हेलीकॉप्टर से तमाम तक जायज़ा भी लिया है, विज़िट भी लिया है, पीडीएमए और एनडीएमए को हिदायत भी जारी की हैं, लेकिन आगे फिर बारिशें शुरू होनी हैं और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। झंग की इस वक्त सूरत हाल क्या है, वहाँ पर क्या सैलाब और पानी की सूरत हाल है? हमारे नुमाइंदे काशिफ अली मौजूद हैं। काशिफ अली, सबसे पहले बताइएगा कि कितने झंग के आसपास के देहात हैं जो ज़ेरे आब आए हैं, मनाजिर क्या हैं वहाँ के? हाँ जी बिल्कुल, जंग में दरिया चनाब में तूफानी के बायस जंग के जो है 40 से ज़ायद जो है देहात वो ज़ेरे आब आए हुए हैं। जो है इलाका मकीन वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इन इलाकों का जो है ज़मीनी रास्ता वो भी मुकम्मल तौर पर जो है कटा हो चुका है। यहाँ पर अगर इमदादी कार्रवाइयों की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ रेस्क्यू टीमें नजर आती हैं, लेकिन जो दूसरे इमदादी कैंप लगाए गए हैं वो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर स्कूल और कॉलेज में लगाए गए हैं, जहाँ पर मुतासिर को पहुँचने में मुश्किलात का सामना है। जी सर, काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हमें ये भी बता दीजिए काशिफ, आप तो वहाँ पर मौजूद हैं और आपके अकब में हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से पानी, सैलाबी पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। अब ये जो 40 देहात हैं, इनकी लोगों की नकल मकानी कहाँ तक पहुँची है? इंतज़ामिया कितना ताउन कर रही है इन लोगों से? और फिर यहाँ कहाँ ठहराया जा रहा है, महफूज मकाम कहाँ पर इन सबको मुंतकिल किया जा रहा है? नियर जो कैंप्स बने हैं उस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, ये मैंने आपको बताया है कि तकरीबन जो मुतासर इलाके हैं वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर मुख्य स्कूल और जो कॉलेज मौजूद है वहाँ पर इमदादी कैंप लगाए गए हैं,
लेकिन वहाँ पर क्योंकि नकल मकानी इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि पानी कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम, कहीं 6 फुट से ज़्यादा है, कहीं पे 3 फुट है। तो जो है रेस्क्यू को भी इमदादी कार्रवाई करने में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि कश्तियाँ जो है वो गहरे पानी पे तो चलती हैं, लेकिन छोटे पानी में कश्तियाँ नहीं चल रही। तो इसलिए जो है शहरी फिलहाल कोई भी अभी तक किसी कैंप में कोई भी मुतासर शख्स नहीं गया। तमाम लोग जो है वो अपने घरों में महसूर है। लोगों का ये भी कहना है कि अगर वो इन हालात में अपने घरों को छोड़ के जाएंगे तो उन्हें खदशा है कि उनके घरों को लूट लिया जाएगा, क्योंकि इन हालात में चोर और डाकू जो है वो भी मुतहर्रिक होते हैं। अच्छा काशिफ, यही सवाल है मेरा आपसे कि होता यही है कि जब लोगों को इलाका या घर खाली करवाने का कहा जाता है तो लोग इनकारी होते हैं, जगह छोड़ने पर आमादा नहीं होते, उसके बाद फिर नुकसान भी होता है, जानी भी होता है, माली भी होता है। तो इस चीज़ को कैसे मेक श्योर किया जा रहा है? तमाम लोगों को वहाँ से नकल मकान, उनको वहाँ से माइग्रेट करवा दिया गया है, या जो लोग अभी भी अपने घर छोड़ने पर ना छोड़ने पर बजिद हैं उनसे इंतज़ामिया किस तरीके से घर को खाली करवा रही है? कैसे मेक श्योर करवाया जा रहा है? जी, इंतजामिया की जानब से लोगों को कायल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये देहाती लोग जो हैं, क्योंकि उनका माल मवेशी और जो दीगर सामान है वो घरों में मौजूद होता है, वो किसी सूरत भी अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इंतजामिया की तरफ से काफ़ी कायल करने की कोशिश की गई है, लेकिन हम कहते हैं कि हम अपने जानवरों, अपने मवेशियों, अपने घर वालों के साथ जो ओपन कैंप है वहाँ पर बैठना पसंद नहीं करते। जैसे भी है हम यहीं पर रहकर गुजारा करेंगे। काशिफ, ये बताएं कि अक्सर हम देखते हैं कि सैलाब के बायस जो है बाज़ देहात का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हुआ है, शिगाफ पड़ जाता है पुलों में। तो इंतज़ामिया कितनी मुतहरिक है लोगों को नकल मकानी में मुश्किलात ना हो? ज़ाहिर बात है जब लोगों ने माइग्रेट करना है तो उन्होंने फिर वहाँ से निकलना भी है। तो ये सूरत हाल कैसी है अब? जो मुनक़ता हुए हैं देहात से राब्ता, क्या उनको क्लियर करवा लिया गया है? नहीं सर जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ रेस्क्यू टीमें यहाँ पे मौजूद हैं। आज से 2 रोज़ कबल वज़ीर आला पंजाब का जंग में दौरा हुआ था। खीवा जो है अड्डा खीवा, वहाँ पर हुए हैं, और जो खरोड़ा बाकिर है वहाँ पर जो मुतासर इलाके हैं वहाँ का उन्होंने दौरा किया था। इंतजामिया की जाने से उन्हें सब अच्छा की रिपोर्ट तो दी गई, लेकिन देखने में अगर देखा जाए तो वहाँ पर किसी किस्म की इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म की भी कोई जो है कार्रवाइयाँ इमदादी वो देखने में नजर नहीं आ रही। लोगों को बस ऐलानात की हद तक की बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। अपडेट कर रहे थे सैलाबी सूरत हाल के हवाले। तो पाकिस्तान के अंदर सैलाबी सूरत हाल है। अब कुछ पड़ोसी मुल्क की अगर बात भारत करें, में भी तकरीबन सेम सिचुएशन है, ऑलमोस्ट है। तभी तो उन्होंने पानी खोल दिया है, वरना तो वो पानी कभी भी नहीं हमें दरिया चनाब और दरिया रावी की तरफ खोलते हैं। वहाँ पर सिचुएशन मज़ीद डिजास्टिंग है। और इसी हवाले से जो भारतीय दारुल हुकूमत है दिल्ली, वहाँ पर जो ट्रीटमेंट प्लांट्स थे लोगों को साफ़ पानी मुहैया करने के लिए थे, वो तक ज़ेरे आब आ गए हैं। दिल्ली की आबादी का 1/4 हिस्सा साफ़ पानी से महरूम हो चुका है। वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज है, हॉस्पिटल्स में फुल इमरजेंसी नाफिज है, दफातर बंद कर दिए गए हैं। सबसे पहले बच्चों के जो स्कूल्स थे उनको बंद करने का कहा गया था। तो इस वक्त दिल्ली के अंदर तो फुल इमरजेंसी की सिचुएशन है। दिल्ली है ना, ये 2 करोड़ आबादी वाला शहर है, वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और स्कूल्स जितने भी तालीमी इदारे हैं वहाँ पर छुट्टियाँ दे दी गई हैं, उनको छुट्टियाँ दे दी गई हैं। उसके अलावा जो भारतीय पंजाब के वज़ीर आला हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा है कि पानी की सतह जो है मज़ीद बुलंद हो सकती है। लोगों को उनके घरों से निकाल कर जो रिलीफ कैंप्स वहाँ पर लगाए गए हैं उधर मुंतकिल करना पड़ रहा है। और अच्छा, आपको पता है मामूल से ज़्यादा बारिशें, ये तो कहा जा रहा है ना 70% ज़ायद बारिशें हुई हैं। तो भारत के अंदर दिल्ली जो है वो तो बिल्कुल डूब चुका है। और अभी भी कहा जा रहा है कि औसतन 112% से ज़ायद बारिशों का रिकॉर्ड जो है वो किया गया है। अच्छा, वहाँ पर सीवरेज, अब ये देखें, ये फुटेजेस सारी इंडिया से हैं। सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है। बड़े रोड्स को क्लियर करवा लिया जाता है और जो छोटे छोटे देहात हैं, इसके बायस, क्योंकि आपको पता है कि जब पानी का ये मसला होता है, सैलाब आता है, तो बेशुमार मसाइल अपने साथ लेकर आता है। अब वहाँ पर पानी, जो पीने का पानी है उसकी शदीद किल्लत पैदा हो गई है। उसके साथ 1/4 आबादी को साफ पानी नहीं मिल रहा, साफ पानी नहीं मिल रहा, वो लोग इससे महरूम हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे अजियतनाक चीज़ ये होती है ना कि आप अपने घरों को बगैर ताले लगाए इसी तरह छोड़कर दूसरे कैंप्स में जाते हैं। वहाँ की सिचुएशन, कभी घर का जो माहौल होता है वो तो आइडियल सिचुएशन होती ही नहीं, कंफर्ट जोन होता है, तो वो फिर कैंप्स में रहना है। कैंप्स में आपको पता है मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं, लोग साथ साथ होते हैं, ये बहुत तकलीफ दे अमल होता है सारा, बहुत ज़्यादा। अब जो आपने बात बोली ना, उसी तरह हमने देखा है कि अक्सर ये जो सैलाबी पानी होता है मानसून के सीज़न में, जो हशरात हैं, सांप है, कीड़े मकोड़े हैं, वो निकल आते हैं। अक्सर जगहों पर जो हलाकतें होती हैं, बारिश और पानी तो आता ही है जहरीली चीज़ों के काटने से। उसके बाद
ये स्किन की बीमारियां इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, आपकी स्किन उतरने लग जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की स्किन की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसकी वजह से स्पेशली जो बूढ़े हैं और जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम सबसे कमज़ोर होता है, तो सबसे ज़्यादा उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से वो टारगेट होते हैं और वो कितनी बीमारियों की वजह से ना जान से हाथ धो बैठते हैं। तो एक तो बारिश और सैलाबी सूरत हाल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन है, उसके बाद ये जो पानी में तैरते जो जानवर आते हैं जो काट देते हैं, ये बहुत मसला होता है, बेशुमार मसाइल होते हैं। दूसरी बात आप ये देखें कि जो कुदरती आफात होती हैं, जितनी मर्जी आप गवर्नेंस के हवाले से अच्छे इंतजाम किए हों, लेकिन आप इससे लड़ नहीं सकते हैं, टाइम लगता है। हालांकि जो भारतीय पंजाब के वज़ीर आला हैं अरविंद केजरीवाल बड़े एक्टिव, बहुत ज़्यादा वो मुतहरिक होते हैं और इस हवाले से। लेकिन फिर भी जब आपका ड्रेनेज सिस्टम, आपकी जो कैपेसिटी होती है वो महदूद होती है, जिस तरह लाहौर में है 300 मिलीमीटर बारिश हुई है और 100 मिलीमीटर का हमारा मैकेनिज्म, तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनसे आपको निमटते हुए टाइम लगता है। बिल्कुल, और फिर आगे यही सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स तो बहुत कम, हलाकतें हो सकती हैं, मुकाबला तो हम इनका नहीं कर सकते, हलाकतें कम हो सकती हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कुछ बात हो जाती है खेल की, और खेल में हम जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को कैसे भूल सकते हैं। हमने कल भी आपसे खबर शेयर की थी कि बाबर आजम टॉप 3 पोजीशन में आ गए हैं। उसके बाद अब कोलंबो में हमारे 2 टेस्ट मैचेस जो हैं वो स्केड्यूल थे। टीम हमारी जब वहाँ पर पहुंची तो बड़ा शानदार उनका इस्तकबाल किया गया, बड़ा उनके रवायती रक्स के साथ फूल पेश किए गए, उन्हें भंगड़े डाले गए और बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को वेलकम किया गया। बिल्कुल, और अभी एक तरफ ये है कि वर्ल्ड कप के लिए आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है, क्योंकि ये जो मैचेस हो रहे हैं इससे रैंकिंग होगी कि कौन किस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर सकता है। वर्ल्ड कप के लिए तो हम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। अच्छा, ये इस पे तो सारी बात हम करते रहेंगे, लेकिन जो मज़े की चीज़ आज ये है ख़वातीन के हवाले से, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आईसीसी ने बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम उठाया है। वरना इससे पहले ये होता था कि जो मर्द खिलाड़ी होते हैं उनकी हमेशा से जो इनामी रकम होती है ना वो ज़्यादा होती थी। अब आईसीसी ने सिनफी इम्तियाज़ को ख़त्म करते हुए जितनी इनामी रकम मर्दों की है ना, ख़वातीन की भी उसी के इक्वल की है। और ये जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बड़ी एक ज़बरदस्त बात हुई है। ख़वातीन को भी अब वही इनामी रकम दी जाएगी जितनी मर्दों को दी जाती है। और आईसीसी की तरफ से एक और बड़ा अच्छा काम किया गया था कि आपको पता है कि जब प्लेयर खेल रहा होता है, विकेट पर मौजूद होता है, तो बैट्समैन होता है, लेकिन जब ख़वातीन खेल रही होती थी तो उनके लिए उन्होंने फिर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, बैटर। चाहे फीमेल है चाहे मेल है, जो विकेट पर मौजूद है आपने उसको बैटर कहना है, आपने उसे बैट्समैन या उसमें कोई जेंडर का फर्क खत्म किया ना, जेंडर का डिफरेंस उन्होंने खत्म किया। मतलब ये हमने हवा बनाया हुआ है कि एक मर्द एक खातून, एक लड़का खेल रहा है, एक लड़की खेल रही है। वैसे भी जो ग्राउंड में वो एथलीट है, वो स्पोर्ट्समैन है, उसमें खातून हो मर्द हो कोई मैटर नहीं करता है। आईसीसी के इस इक़दाम की वैसे बड़ा इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वैसे हमेशा से मुझे ना आईसीसी से बहुत से गिले रहे हैं। क्यों? भारत की इजारादारी वहाँ पर है, पाकिस्तान को बिल्कुल साइड पे लगा दिया जाता है। बेशुमार आईसीसी के हवाले से जो भारत की मोनोपली है रहे हैं, लेकिन ये जो आईसीसी ने ये जो इक़दाम उठाया है ख़वातीन के हवाले से कम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ख़वातीन में फ़र्क कितना था, 3 गुना ज़्यादा रकम मर्दों को दी जाती थी। जैसे जो वर्ल्ड कप हुआ था 2019 का, और उसमें जो इनामी रकम थी वो $1 करोड़ थी, और जो ख़वातीन का जो वर्ल्ड कप हुआ 2022 का, और उसमें इनामी रकम कितनी थी? 35 लाख डॉलर थी। मतलब 3 गुना कम थी जो मर्दों का एक रोज़ा वर्ल्ड कप होता है 2019 उसके मुकाबले में। आपको खुशी वैसे महसूस हुई ये खबर सुन के? मैं कौन सी प्लेयर हूँ, लेकिन ख़वातीन खातून तो है ना, प्लेयर नहीं है, क्या मतलब? मुझे तो बैटर वाली बात बड़ी अच्छी लगी थी। ये जो बैट्समैन है और ये बॉलर्स हैं, उन्होंने कहा ये बैटर है और वो बॉलर है, इसमें कोई मर्द और ख़वातीन का कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, और अच्छी बात है। अच्छा, मेरा तो वैसे मेरा ये ख्याल है ख़वातीन ज़्यादा डिजर्व करती हैं। मर्दों का तो एक स्टेमिना होता है, वो ज़्यादा देर खेलते हैं। ख़वातीन का इस तरह खेलना मुश्किल काम होता है ना ज़रा, तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए ये एकदम बहुत अच्छा है। आईसीसी की इस बात पे खैर तारीफ़ हमें करनी बनती है। और ख़वातीन के हवाले से मेरा ख्याल है कि बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इस पर ज़रा नज़रसानी करेंगे, जहाँ जहाँ ख़वातीन को मर्दों की निस्बत थोड़ा सा वो किया जाता है। इसी पर बात करने के लिए अहमद नजीब सती साहब, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं।
अहमर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो आईसीसी के इस इकदाम के हवाले से भी बताइएगा, फिर आगे चल के हम अपने टेस्ट मैच की तैयारियों के हवाले से आपसे बात करेंगे। जो आईसीसी की तरफ से इक्वलिटी के लिए एक अच्छी मिसाल कायम की गई है कि अब दोनों को, मर्द और ख़वातीन जो भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, इक्वल जो उसमें अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। जी बहुत शुक्रिया मदू करने के लिए। बहुत अच्छा ज़बरदस्त आईसीसी का इक़दाम है। और पहले ये होता था कि ख़वातीन जो थी उनको उस तरह से वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आप ये कहें कि तैयारियों में या इवेंट्स में नहीं मिलती थी, या लाइमलाइट उस तरह से नहीं दी जाती थी जिस तरह मर्दों के इवेंट को दी जाती थी। और फिर रकम के हवाले से भी जो है वो काफ़ी फ़र्क था, जिस तरह आप लोगों ने अभी आप जिक्र भी कर रहे थे प्रोग्राम में। बड़ा आसान इक़दाम है। आईसीसी ने पिछले काफ़ी साल से पीसीबी भी होगा अहमर, ये पीसीबी में भी होगा, वहाँ पर भी ख़वातीन शिकवाई करती नजर आती हैं वैसे। अल्लाह करे हो जाए। अच्छा, मैं इसमें एक बात करूंगा कि हमारे जो साबिक जो थे सीईओ थे वसीम खान जी इंग्लैंड से आए थे, उन्होंने इस पे काफी काम किया था। आप ये देखिए कि उन्होंने काम इस तरह से किया था कि अब आपको, उससे पहले इतना नहीं होता था, लेकिन अब आपको कमेंट्री बॉक्स चाहे वो पाकिस्तान का डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल में, ख़वातीन नजर आती हैं, सना मीर नजर आती हैं, उरूज मुमताज नजर आती हैं, आपको मरीना इकबाल नजर आती हैं। तो उन्होंने काफी काम किया इस चीज के ऊपर, क्योंकि वो एक वेस्टर्न सेटअप से आए थे यहाँ पर। उन्होंने इसको काफी ज्यादा हेल्प आउट किया। फिर उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज में या फ्यूचर टूर प्रोग्राम में वुमेन क्रिकेट को भी पहले के मैं अभी नहीं कहता कि मर्दों के बराबर ले आए, लेकिन पहले के मुकाबले में थोड़ा फैसिलिटेट किया ना उन्हें, उसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। राइट, ठीक है। अच्छा अहमर, अब ज़रा श्रीलंका के विज़िट की बात करते हैं। जो मैचेस होने जा रहे हैं, देखते हैं आप, पाकिस्तानी टीम की तैयारी पूरी है, बेहतर परफॉर्म करने की अहलियत रखती है हमारी टीम, वहाँ की पिच को अगर और वहाँ के माहौल को देखा जाए। देखिए, रवायती तौर पे जो श्रीलंका में पिचेस तैयार की जाती हैं वो स्पिनर्स के लिए मददगार होती हैं, क्योंकि श्रीलंका एक ऐसा खित्ता है, ऐसा मुल्क है जिन्होंने हमेशा अच्छे स्पिनर जो है प्रोड्यूस किए हैं, और उनकी हमेशा से ये कोशिश होती है कि अच्छे स्पिनर खिला के स्पिन की मददगार पिचेस बनाकर अगली टीम को काबू कर लिया जाए। देखिए, मुकाबला सख्त होगा। श्रीलंका की टीम अपनी होम कंडीशंस पे बहुत ज्यादा अच्छी है, तो पाकिस्तान जो है इतनी ज्यादा मुझे कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं लग रहा। हो सकता है मेरे खदशात गलत हों, क्योंकि हमारी जो बॉलिंग है वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है। उसकी वजह ये है, देखिए कि शाहीन अफरीदी लास्ट ईयर श्रीलंका ही में इंजर्ड हो गए थे फील्डिंग करते हुए, और वो लगभग 1 बरस के बाद टेस्ट मैच जो है वो टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। तो उनकी प्रिपरेशन कैसी होगी, वो कैसे टेस्ट क्रिकेट में कम बैक करेंगे, वो एक सवालिया निशान जरूर है। लेकिन काउंटी क्रिकेट में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, रिकॉर्ड भी बनाया है। एक ही विकेट में उन्होंने एक ओवर में 4 खिलाड़ियों को आउट किया, मतलब कम बैक तो उन्होंने अच्छा किया काउंटी क्रिकेट में। जी वो T20 क्रिकेट थी, वो 4 रोजा क्रिकेट थी, लेकिन जब से वो इंजर्ड हुए थे वो रेड बॉल यानी लंबी तर्ज की क्रिकेट उन्होंने कोई नहीं खेली है। तो ये बड़ा फर्क होता है ना। हाँ, तो हमें उनकी सलाहियत पे कोई शक नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिस होती है ना, तो आप जितनी ज्यादा किसी फॉर्मेट के खेल रहे हो तो उतने आप अच्छी प्रैक्टिस में होते हैं। तो आई होप कि वो अच्छा करेंगे। हसन अली इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल करते आए हैं। हाँ, वो काउंटी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, वहाँ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंग्लैंड में मददगार कंडीशंस होती हैं, फास्ट बॉलर के लिए काफी सपोर्ट मिलती है, सो वो भी देखना पड़ेगा। फिर हमारे स्पिनर्स, आई डोंट नो, नुमान अली उन्होंने सेलेक्ट किया, 2 साल से वो टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे आउट नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर जो मोहम्मद नवाज है वो जेन्युइन स्पिनर नहीं है, वो तो। बट अहमर, आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा बेस्ट अटैक है वो हमारी बॉलिंग है, बजाय बैटर्स भी हैं, लेकिन हमारा जो बेस्ट अटैक है वो बॉलर्स पर होता है। श्रीलंका के अगर पिचेस की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो स्पिनर्स हैं वो उनके लिए मददगार होती है, तो इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट सीजन तो एक ही तरह का रहता है ना, और वहाँ पर पिचेस और एनवायरनमेंट तो सब एक ही तरह का रहता है। आई वाज थिंकिंग कि अगर हमारे स्पिनर्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, भारत कोई शरारत ना कर दे, वो अपनी ऐसी कोई पिचेस तैयार कर ले जो कि स्पिनर की बजाय फास्ट बॉलर को सपोर्ट करे या फास्ट बॉलर को सपोर्ट करे। वर्ल्ड कप तो वहाँ पर खेलना है ना हमने। जी, भारत में हमने वर्ल्ड कप खेलना है। तो ऐसा है कि पिचेस की प्रिपरेशन के ऊपर मैं आपको सुन नहीं पाया, अगर आप एक बार फिर से। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि हमारा बेस्ट अटैक हमारी बॉलिंग अटैक है, ये बात सब जानते हैं, इंडिया भी ये बात जानता है, तो क्या वो ऐसे पिचेस, जैसे ग्राउंड के अंदर ऐसे पिचेस तैयार कर ले जो कि मुश्किलात का बायस बने पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के लिए?
देखिए जो अगर आप श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हैं, श्रीलंका इंडिया एंड श्रीलंका ये बोथ। देखिए डिपेंड करता है कि वहां पर पिचेस बनती कैसे हैं। श्रीलंका में जो है वो नॉर्मली या बैटिंग विकेट बनता है या फिर आपका स्पिन फ्रेंडली विकेट बनता है। जी। यानी बहुत कम हमने देखा है श्रीलंका में कि फास्ट बॉलिंग के लिए मददगार पिचेस बने, क्योंकि ये सॉइल पे डिपेंड करता है कि हर मुल्क की अपनी एक मट्टी जो होती है उसका एक मिजाज होता है। उसको हम एक लेवल तक एक उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको मुकम्मल चेंज नहीं कर सकते। यानी जो ऑस्ट्रेलिया में मट्टी है, जो पिच का बिहेवियर है, वो हम श्रीलंका में नहीं ला सकते, जो श्रीलंका में हम पाकिस्तान में नहीं ला एब्सोल्युटली। सकते। हाँ भी, हाँ। सो ये है कि श्रीलंका जो है वो क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है, तो टेस्ट क्रिकेट के हवाले से श्रीलंका हमेशा से उनका एक तुर्रा इम्तियाज रहा है कि वो अपनी होम एडवांटेज को लेते हैं और वो स्पिनर का जो रोल है वो कहीं ना कहीं रहता है। तो जी। मुझे पूरा यकीन है कि आप ये देखेंगे कि वो एक बार फिर जो है वो इस सीरीज में स्पिनर एक अहम किरदार अदा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद आपका। और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी, दूसरी बार टेस्ट क्रिकेट के लिए हमने शायद T20 दुनिया में T20 फॉर्मेट इतना पेनिट्रेट हो चुका है, अब जो लॉन्ग क्रिकेट है, जितना टेस्ट मैचेस हैं, तो उसके हवाले से बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपने अपने स्टेमिना को, आपने अपनी परफॉर्मेंस को लॉन्ग लास्टिंग रखना होता कैसे है, बूस्ट अप करना बूस्ट है। रखना हाँ। होता है। तो पाकिस्तान के लिए या श्रीलंका के लिए ज़ाहिर बात है एक चैलेंज तो होगा। अब देखते हैं शाहीन पाकिस्तान में ये मैच जीत कर आते हैं पाकिस्तान या नहीं, ये तो फिर खेल ही बताएगा। और ज़ाहिर बात है वो डेफिनेटली जीत कर आएंगे, अगली टीम भी घर से खेलने के लिए निकली है ना। तो बट ये है कि हमारी कारकर्दगी और टीम को अगर सामने रखा जाए तो उसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि हम लाजमी इंशाल्लाह मैचेस वी जीत हैव द कर बेस्ट आएंगे। कॉम्बो। मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम जितनी अच्छी शेप में है ना, तो मतलब वो बहुत अच्छा परफॉर्म अच्छा, करेगी। इसका एक वर्ल्ड और कप फायदा में भी। होगा, अगर जी। हम जीत कर आते हैं तो आपके आगे वर्ल्ड कप है तो आपका मोराल भी बुलंद होता है, ये आपका उसी की एक कॉन्फिडेंस practice लेवल होगी भी जो ना, है ना वो absolutely। बूस्ट करता है। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं और कुछ अब आपसे कुछ डेटा मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि कराची जो कि पाकिस्तान का सनती हब है, और एक रिपोर्ट सामने आई है EIU के जानिब से जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सनती हब है कराची, वो दुनिया के, वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, वो पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उसमें कम काबिल रिहाइश शहरों में से एक शहर करार दिया गया है। ये जो रिपोर्ट मुरतब की गई है, ये कोविड-19 के बाद की जो सिचुएशन थी कि किस तरह से सारे ममालिक कम बैक कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं, अपने सेहत की सहूलियात को बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, तो पूरे पाकिस्तान से सिर्फ कराची शहर को ही उन्होंने चूज किया है। उसके हवाले से ये कहा है कि नाकाबिले रिहाइश शहरों में कराची का 5वां नंबर है। अब दूसरा इसका हिस्सा ये है, ये इंतहाई हमारे लिए तकलीफ देह है क्योंकि कराची वाहिद शहर है जो पाकिस्तान का बड़ा सनती हब है। 70% रेवेन्यू हमारा यहाँ से इकट्ठा होता है और बड़ा हब है। हमारी फिर ग्वादर पोर्ट, हमारी जो पोर्ट है कराची की कासिम पोर्ट है, वहाँ से इतनी बड़ी यानी कि सनती चीज़ होने के बावजूद होती है, इतनी बड़ी ट्रेड होने के बावजूद, उसके बावजूद आप ये देखें कि कराची के हवाले से ऐसी खबरें इंतहाई तकलीफ देह है। अच्छा, हमारे सियासतदान हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, कराची को मसाइल को बुनियाद बनाकर हमेशा इनके मैनिफेस्टो का हिस्सा होता है कि कराची को हम ये करेंगे, कराची की हम हालत बदलेंगे, कराची की तकदीर बदलेंगे, लेकिन सिर्फ सियासत होती है। अमली तौर पर वजूहात क्या है, जिन बेसिस पर ये रिपोर्ट मुरतब की गई है, आपका सेहत, आपका तालीम, आपका माहौलियात, आपकी तफरीह, ऐसी तमाम चीज़ों पर मुरतब करने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बाद ये रिपोर्ट मुरतब की गई है। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, कोविड-19 जब आया उसके बाद की सूरत हाल है ये, मतलब पिछले कुछ 4 सालों की सूरत हाल है, जिसके बाद कराची को जो है वो नाकाबिले रहाइश शहरों में करार दिया गया है। तो उसके बाद आप ये देखें कि हमारे पॉलिटिशियंस जो कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या टैक्स कलेक्शन वहाँ पर है, ताजरों को वहाँ पर प्रेफर करते हैं, टैक्स रेवेन्यू हमारा सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता है, रोशनियों का शहर कराची को कहा जाता है, लेकिन वहाँ के लोगों को पीने का साफ़ पानी नहीं है। के इलेक्ट्रिक अलग एक जो है कंपनी है जो कि एक्स्ट्रा चार्ज करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो परेशान रहते हैं। निकासी आपका सिस्टम नहीं है, नालों की सफाई वहाँ पर नहीं होती है, वहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं है, आपको ये सब चीजें बिल्कुल जो आपने कहा, लेकिन एक सबसे बड़ा मसला जो हम लोग भूले हैं, वो सबसे बड़ा मसला वहाँ पर किसी की जान और माल का ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। क्राइम रेट इतना है, अभी हम अक्सर खबरें शेयर करते हैं कि वहाँ पर आप आज़ादाना घूम नहीं सकते हैं, इतने ज़्यादा जराइम वहाँ पर होते हैं। बेशुमार कराची के हवाले से सियासत होती है, लेकिन कहीं भी कराची हमारी हुकूमतों की, हमारे सियासतदानों की तरजीहात का हिस्सा नहीं है। एब्सोल्युटली। और अल्लाह करे हमारे कराची के जो मुल्क के हुक्मरान हैं, जो हमारे सियासतदान हैं,
उनको ये अल्लाह तौफीक दे, वो कराची को ज़रा संजीदगी से लें, वरना अदरवाइज़ तो हालात आपके सामने हैं। ब्रेक के बाद पर बात करते हैं और पॉलिटिकल स्टोरी में आपको पता है कि इस वक्त इलेक्शंस सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट इशू है। इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, शहबाज शरीफ ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि 14 अगस्त को जो है ना उनकी हुकूमत जारी है। असम्बलियाँ जो है वो मुद्दत पूरी करेंगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएंगी। असम्बलियाँ वक्त से पहले तोड़ी नहीं जाएंगी, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से भी कह दिया कि इलेक्शंस होंगे, इसी साल होंगे, लेकिन उससे बड़ा मसला यह है नवाज शरीफ की वापसी। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। अदालतों का उन्हें ऑब्वियसली सामना तो करना पड़ेगा क्योंकि इश्तिहारी अदालत उन्हें करार दे चुकी है जब वो वापस आएंगे, और उस टाइम पर वापस आएंगे जब उनका भाई वजीर आजम है। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद अगर वो आते हैं तो वो एक अलग जब नून लीग के लिए ये बहुत ज़्यादा खदशे की बात है। वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि भाई वजीर आजम हो, उनकी हुकूमत हो और नवाज शरीफ साहब को जेल जाना पड़े। अच्छा, मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आई, शायद आप मुझे समझा दें ऐसा क्यों है। मतलब चाहे भाई अगर वजीर आजम है, तासुर अच्छा नहीं जाएगा ना, चाहे तासुर अच्छा जाएगा, आपका जुडिशल सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए है कि आप किसी भी वजीर आजम की औलाद भी हैं तो यू आर आंसरेबल टू द कोर्ट्स। ये कहाँ का बात हो गई। मैं हमेशा टॉक शोज में या मुख्तलिफ डिबेट्स में ये चीज़ देखती हूँ कि नवाज शरीफ अपने भाई जब उनका वजीर आजम है वापस आएंगे तो अरेस्ट होंगे। उनके भाई ने उन्हें क्या अरेस्ट करवाया था, बल्कि उनके भाई की मिसाल पर उस पे सियासी माहौल का है। वो चाहते हैं कि टाइम जाया ना हो, वो जेल में जाके उनका टाइम ना जाया हो, टाइम ऑलरेडी कम है। नवाज शरीफ साहब आए तो डायरेक्ट आवाम से राब्ता करें, इलेक्शन कैंपेन करें। अच्छा, इससे बड़ा सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ भी जाते हैं, नून लीग का नैरेटिव क्या होगा। हुकूमत में आप हैं, आपने दावा किया था कि जो गुज़िश्ता हुकूमत है उसने महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए हैं, अवाम पर जुल्म सितम कर दिया है और क्या कुछ हालात मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। लेकिन जब 12-13 माह इस गवर्नमेंट ने हुकूमत की और अभी भी हुकूमत में है, तो उसके बाद हमने देखा कि महंगाई 2 गुना से 3 गुना हो गई। अब आप गवर्नेंस पे तो बात कर नहीं सकते हैं। इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब, जब इनकी पार्टी इक़्तिदार में नहीं थी, तो इनका एक नैरेटिव होता था वोट को इज़्ज़त दो जी, वोट का इज़्ज़त दो का नैरेटिव बड़ा पॉपुलर हुआ, आवाम में गए और उस वक्त जितने भी ज़िमनी इलेक्शन थे उसमें PMLN ने कामयाबी हासिल की। बिल्कुल। अब वो नैरेटिव भी जा चुका है, हालात गवर्नेंस के आपके सामने हैं। तो फिर आवाम के पास जाने के लिए नून लीग के पास कौन सा ऐसा सियासी मंजन होगा, कौन सा ऐसा उनके पास सियासी नारा होगा जिसकी बुनियाद पर ये आवाम को फेस करेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आई एम नॉट दैट मच अ फैन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन आप ये देखिए कि ये PTI की गवर्नमेंट से पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और मुस्लिम लीग नून जो है वो नवाज शरीफ के हटने के बाद भी शाहिद खान अब्बासी आए और वो सर्व करते रहे। लेकिन उस दौरान आपने पाकिस्तान को लोड शेडिंग फ्री मुल्क बनाया, ठीक है, मोटरवेज नून लीग ने बनाए, CPEC पर काम नून लीग बड़ा स्पीडी, कराची में दहशतगर्दी का बहुत खात्मा हुआ, वो बहुत ज़्यादा हमारा खत्म हुए। फिर ये देखें कि हमारी GDP ग्रोथ बहुत अच्छी थी। जब PMLN की गवर्नमेंट गई तो हमारे रिजर्व बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने डिलीवर नहीं किया। वो तो देखें, डिलीवर किया, वो बातें अब माजी का हिस्सा है। इस वक्त जो 2023 के इलेक्शंस होंगे उसमें तो कारकर्दगी पर बात होगी। अभी भी इनकी गो के नवाज शरीफ साहब नहीं हैं, उनके भाई तो वज़ीर आज़म हैं। अब अवाम ने ये तवक्को की थी कि जब अब ये PDM की गवर्नमेंट आई है अब रिलीफ मिलेगा शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज स्पीड के नाम से लोग जानते हैं, कहते हैं, लेकिन अभी तक उस तरह की कारकर्दगी तो देखने में नहीं मिली है। तो शायद यही वजह है कि नून लीग अभी भी रिलेक्टेंट है, अभी भी कतराती है इलेक्शन में जाने के हवाले से। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ गुफ्तगू की है इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने क्या कहा आपने? नौजवानों, अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि कशकोल तोड़ दें, मकरूज रहना छोड़ दें। पूरी कौम यकसू है, कर्ज की जिंदगी नामंजूर है। अजीज अहले वतन, जिस तरह मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ 2013 से 2018 में मुल्क को तरक्की की शाहराह पर लाए थे, उसी तरह फिर लाएंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू आपने सुनी है। इसी पर बात करने के लिए अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग सर। मुझे ये बताइए कि क्या नून लीग तैयार है इलेक्शंस करवाने के लिए? अभी तक डेट जो है वो नहीं अनाउंस की जा रही। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब ने ये तो अनाउंस कर दिया कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी और 14 अगस्त को तहलील हो जाएगी। तो अंदर क्या खबरें चल रही हैं इलेक्शंस के हवाले से? क्या नवाज शरीफ की वापसी से ही मशरूत है इलेक्शंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसा कि
शहबाज शरीफ साहब ने बताया है कि अगस्त में मुद्दत पूरी हो रही है और इससे पहले बहुत सारी चेम गोइयाँ चल रही थी कि हुकूमत की मुद्दत को जो है वो एक्सटेंड किया जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि वो सारी चेम गोइयाँ ख़त्म हो गई और अनाउंसमेंट हो गई पीएम साहब की तरफ से भी और तमाम मैं समझता हूँ कि जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ से। इसी तरह से मुख्तलिफ प्रोपोगंडे किए जाते हैं कि इलेक्शन को आगे किया जाएगा। बहसीयत एक PMLN के वर्कर के मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी की इलेक्शन की तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं और हम किसी भी वक्त इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह जाने के लिए। अली गौहर साहब, मैं आपसे सर सवाल करता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं वोटर हूं और आप PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मेरे पास इलेक्शंस में आए हैं, तो सर किस चीज़ पर आप मुझे कन्विंस करेंगे कि ये हमने किया है और इसकी बुनियाद पर हम ही आइडियल हैं, हम ही वोट के मुस्तहिक हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि PMLN ही एक ऐसी पार्टी है जिस पर मुआशी तौर पर और अमन के लिहाज से अवाम का एतमाद हासिल है और हमेशा से जब भी PMLN आई है तो हमारी गवर्नमेंट। लेकिन इन 12-13 महीनों की गवर्नमेंट ने ये तासुर खत्म किया है सर, महंगाई आपके सामने है, कहाँ से कहाँ तक पहुंची है। आप मेरा सवाल आपने सवाल किया, मेरा जवाब तो मुकम्मल होने देना। जी जी। अच्छा, देखिए, गुजारिश ये है कि वो हमेशा से एतमाद किया, आज से नहीं, 2013 से 18 तक की गवर्नमेंट ले लें, उससे पहले 96 में जब मुशर्रफ का कू हो गया था, फिर 98 में जाके उस गवर्नमेंट को लेकर जब भी PMLN को मौका मिला है, PMLN ने पाकिस्तान को इस्तेहकाम दिया है, मुआशी तौर पर भी दिया और सियासी तौर पर भी दिया। अभी अगर इस टाइम का जिक्र करें तो इस वक्त हमें किस किस्म का पाकिस्तान मिला था? वो पाकिस्तान मिला था ना जो कर्जों में डूबा हुआ था, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे थे। वो पाकिस्तान मिला था जिसमें ऑलरेडी महंगाई थी। वो पाकिस्तान मिला था जिसको जाते दफा एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसा सिलेक्टेड वजीर आजम वो था इमरान अहमद नियाजी साहब कि जो पाकिस्तान को जाते हुए बता कर गया कि भाई मैं यहाँ पर माइंस बिछा के जा रहा हूँ। वो माइंस किस चीज की थी? वो करप्शन की माइंस थी, वो कर्जों की माइंस थी, वो एक लुटा पुटा हुआ माशी तौर पर पाकिस्तान था। और पूरे 1.5 साल वो प्रोपोगंडा करते रहे कि भाई आज ये डिफॉल्ट हो रहा है, कल डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट हो जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा। मतलब हमेशा खौफ व हरास की बातें उन्होंने अवाम के अंदर फैलाने की कोशिश की। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान ने उन बुरे हालात में सरवाइव किया जब के 9th रिव्यू नहीं हुआ, फिर भी हमने अरबों डॉलर के कर्जे वापस किए, फिर भी उसके बावजूद गरीबों में आटा मुफ्त तकसीम किया है, फिर भी उसके बावजूद ये रशिया के वो तेल के ड्रामे करते थे, हम अमली तौर पर उस तेल को पाकिस्तान के लेकर आए। ईरान के साथ अली साहब, लेकिन ये सर ये सारी चीजें आप बता रहे हैं सर, आम आदमी तक इसका फायदा क्या पहुंचा है? उसको क्या रिलीफ मिला है? रोटी आज भी 25 से 30 रुपए की है सर। आम आदमी की हालत तो जूं की तूं है। आप लोग जब आए थे इसी चीज को बुनियाद बनाकर आए थे ना कि ये वाली जो PTI की गवर्नमेंट है इसने अवाम का जीना दूभर कर दिया है, हम आएंगे, महंगाई खत्म, महंगाई मार्च आप लोग करते रहे, लॉन्ग मार्चेस हुए, तो सर उसके बाद महंगाई कम तो नहीं हुई? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो मुलाजमीन का तबका है उसकी 30% तक और 33% तक सैलरीज बढ़ी हैं इसी टाइम के अंदर। इसी टाइम के अंदर जिम्मेदार को रिलीफ मिला है, एग्रीकल्चर सेक्टर को रिलीफ मिला है। जब पाकिस्तान के अवाम देखते हैं कि आने वाली 5 साल की हुकूमत जो है, क्या हमने एक ऐसे शख्स को देनी है जिसने तरक्की याफ्ता पाकिस्तान अली गौहर साहब, सर माजरत के साथ आपने कहा कि 30% रिलीफ मिला है सरकारी मुलाजमीन को। सर आप देखें 4 से 5 दिन हो चुके हैं, सरकारी मुलाजमीन, टीचर्स उसके अंदर हैं, क्लर्क उसके अंदर हैं, सड़कों पर मौजूद हैं। सर वो तो कुछ और हकाइक बता रहे हैं। देखिए मुतालबात किसी भी सेक्टर के आप ले लें तो वो ख़त्म नहीं होंगे। मुतालबात तो अगर आपके प्राइवेट सेक्टर के ये मीडिया हाउसेस के मुलाजमीन को लें तो जाहिर है ऑब्वियसली हर कोई बेहतर से बेहतर की तलाश में रहता है, लेकिन उन नामसद हालात में जितना मैक्सिमम रिलीफ दिया गया मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए जो उम्मीद की वाहिद किरण है वो नवाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत आगे बढ़ता हुआ माशी तौर पर पाकिस्तान है। और इंशाअल्लाह ताला इस बात पर पाकिस्तान के अवाम PMLN पर ट्रस्ट करते हैं और यही वजह है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ के नाम हमने पहले ही आपके आने से पहले जो गवर्नमेंट थी उनकी
2013 के बाद की, उसमें जो उन्होंने काम किए हैं उसको हमने बड़े अच्छे अल्फाज में अप्रिशिएट भी किया है। लोड शेडिंग फ्री पाकिस्तान बनाया, सी पैक पर काम उन्होंने किया, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर की, मोटरवेज के जाल बिछाए। सर ये तो बात होगी 2018 से पहले की। 2018 के बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आई और उसके बाद जो हालात है हमने वो भी देखे। उसके बाद ये कहा गया था कि ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट आएगी ये हालात को चेंज करेगी। अभी हालात को सर मैं सिर्फ इस टाइम स्पेन की स्पेसिफिकली बात करूंगी। क्रेडिट आप नवाज शरीफ के गिनवाएं, वो आप पीएमएलएन का बनता भी है, लेकिन शहबाज शरीफ अभी आपकी जमात की तरफ से एज अ पीएम सर्व कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी पर भी कुछ बात करें ना। देखें, जो चीजें मैं गिनवा रहा हूँ मैंने तो आपको गिनवाई शहबाज शरीफ साहब की है। नहीं सर, आपने शहबाज शरीफ की अगर गिनवाई है तो यहाँ पर बम्पर क्रॉप होने के बावजूद भी आटे की कीमत में 20 किलो 10 किलो के आटे के थैले की कीमत में हर महीने 400 रुपए इजाफा हो रहा है। अगर आप शहबाज शरीफ की जो है वो गिनवा रहे हैं कि उन्होंने ये काम किए हैं, तो आप ये देखें कि सैलाब के बाद की सूरत हाल, हमें तो जिनेवा से वो क्या अरबों रुपए के तकरीबन 11 अरब डॉलर्स हमें मिलने थे, वो हमें नहीं मिले जो हमने मांगा था। उसके बाद ये आईएमएफ का कर्ज जो किस्त मिली है, ये किन शराइत पर मिली है ये हमें नहीं पता है। देखिए, बात ये है कि ये तो कहते थे, इन्होंने हमेशा मुखालफत की कि आईएमएफ, आपको वो याद है वजीर खजाना का इनका जो इनके सूबाई वजीर खजाना को हदायत देते हुए पकड़े गए थे, जिसकी ऑडियो लीक हो गई थी। तो इन्होंने तो हमेशा सियासत को और इक्तदार हासिल करने के लिए पाकिस्तान दुश्मनी की हद तक गए। और 9 मई के वाकयात आपके सामने इन लोगों के, क्या इन लोगों का कंपैरिजन आप उन लोगों के साथ करेंगे कि जिन्होंने इन मुश्किल हालात में आकर डिलीवर किया है, पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट से बचाया है। कल 3-4 रुपए डॉलर नीचे आया है। अभी तो ये छोटी सी एक किस्त है। आपको पता है कि हमारे दोस्त ममालिक हम लोग अपने खारजी जो हमारे अमूर थे वहां पर हम तन्हाई के शिकार हो चुके थे। आपको पता है कि उनके साथ यूएई के साथ रिलेशन बेहतर किए, सऊदीया के साथ रिलेशन बेहतर किए, चाइना का एतमाद बहाल हुआ, सी पैक जगह प्रोजेक्ट जो इन्होंने बिल्कुल बंद करके रख दिया था उसको दोबारा रिस्टार्ट किया है। और साथ हमारा वो ट्रेन वाला प्रोजेक्ट जो है, अली साहब बिल्कुल आपने ये फॉरेन पॉलिसी पर सर ये बात कर रहे हैं। सर मेरा मुद्दा ये है कि आपने इलेक्शंस में आवाम के पास जाना है। इकोनॉमिकली रिलीफ सर कहाँ तक पहुंचा है, जिसके दावे किए गए थे कि हम आएंगे ये कर देंगे, सर मैं उस हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिकली रिलीफ के लिए यही है कि अब इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से कि अब जो डिस्पर्समेंट हुई हैं उसमें कीमतों में इस्तेहकाम पैदा होगा। जो महंगाई रोज बरोज बढ़ रही थी वो अब थम जाएगी, बल्कि अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाएगी। सर अमेरिकन बैंक है, जो मैं एक रिपोर्ट का डाटा आपसे शेयर करूंगी, जो अमेरिकन नेशनल बैंक है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक, ये 4 दिन पुरानी खबर है, ट्रिब्यून में पूरा आर्टिकल इसका था, उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान में आइंदा 6 मंथ्स के अंदर डॉलर इज गोइंग टू बी 340 रुपए का डॉलर होगा। ये अमेरिकन एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के बारे में राय रख रहे हैं। और आज की रिपोर्ट है कि दुनिया का कम तरीन जो नाकाबिले रिहाइश जो शहर है उसको कराची को करार दिया गया है। जी देखिए, कराची के मसाइल एक अलग टॉपिक है, वो हमेशा से रहे हैं और उनके ऊपर जाहिर है कि वो करना चाहिए। उसमें ज्यादातर मामलात सूबाई हैं, लेकिन जाहिर है कि वो हमेशा से, ये नहीं कि आज से, जितनी भी हुकूमतें आई हैं वहां पर कराची की बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। तो उसके लिए तो मौजू यही है कि कराची से जाहिर है मेयर कराची हैं वो उस पर गुफ्तगू करेंगे। और लेकिन इस वक्त अगर हमारी गवर्नमेंट ना होती, ये सारा कुछ जो मैंने गिनवाया है, और आप बाकी इदारों की रिपोर्ट भी पढ़ लेना, जो ये आईएमएफ की और जो हमारे दोस्त मालिक ने हमें पैसा दिया है, सऊदीया ने पैसा दिया है, चाइना ने दिया है, ये एक हमारा आईएमएफ की तरफ से जो एक हुआ है अरेंजमेंट, इसके बाद आप देखें डॉलर की कीमत नीचे आई है, पाकिस्तान की करेंसी को इस्तेहकाम मिला है, जो हम उस रिस्क से बाहर आ गए हैं जो डिफॉल्ट का रिस्क कहा जा रहा था। जाहिर है ये पहला कदम है। आने वाली गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट भी जाएगा और मैंडेट भी जाएगा कि वो पाकिस्तान कंटिन्यूएंसी होगी पॉलिसीज में, तो फिर वही होगा। और उम्मीद है जैसे पहले नवाज शरीफ के टाइम में पाकिस्तान तरक्की की राह था, हमारी तो दुआ है कि अगर वो आते हैं तो हम वापस लोड शेडिंग फ्री हों और वापस हमारे जो रिजर्व्स हैं तो वो बेहतर हो। बहुत शुक्रिया, अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन नवाज शरीफ की वापसी के बाद पता चलेगा कि किस नए एजेंडे के साथ अब वो नून लीग जो है वो अवाम के सामने जाएगी। बहुत से हैं, चैलेंजेस तो बहुत से हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन नून लीग से अवाम की तवक्को भी बहुत थी ना। जी, पीडीएम गवर्नमेंट जब आई थी तो इसी नारे को बुनियाद बनाकर आई थी कि हम अवाम को डिलीवर करेंगे। पीटीआई की गवर्नमेंट ने तहस नहस कर दी है, लेकिन आने के बाद हमने देखा कि महंगाई उसी तरह हुई, तरजीहात बिल्कुल उनकी ऑपोजिट नजर आई। इसहाक डार साहब को किस तरीके से आलीशान उसको पूरी शान और शौकत के साथ वापस लाया गया प्राइवेट जेट के अंदर, लेकिन उसके बावजूद वही हालात, वही महंगाई, वही हमारे रोने चलते रहे। अल्लाह करे हालात बेहतर हों, ये तो अब, लेकिन फिर भी इवेंचुअली आपने इलेक्शंस में जाना है और आवाम को आपने फेस करना है। आवाम ही बेहतर जज हैं, वही बताएंगे कि आप कहाँ पे कुछ आवाम की करप्शन पर भी बात कर लेते हैं, जो घोस्ट मुलाजमीन है। आगे बढ़ते हैं। जो घोस्ट मुलाजमीन है, इसमें शुमाली वज़ीरिस्तान में सैकड़ों घोस्ट मुलाजमीन का असातिज़ा का इंकशाफ हुआ है। इतने ज़्यादा स्कूल्स हैं वहाँ पे, अक्सर बंद हैं और असातिज़ा आते ही नहीं है, घोस्ट असातिज़ा हैं, तनख्वाहें उनको मिल रही हैं। ये वहाँ के महकमे एजुकेशन का हाल है। और 462 स्कूल्स हैं, जिनमें से 379 प्राइमरी स्कूल्स हैं, 56 मिडल और 37 हाई स्कूल्स हैं, और इनमें से अक्सर व बेशतर बंद हैं। क्योंकि आईडीपीज़ आपको पता है, आईडीपीज़ के मुंतज़िर हैं वहाँ के जो लोग थे। जब नकल मकानी उन लोगों ने की थी तो उसके बाद वो तो वापस नहीं आए। लेकिन अब सवाल ये है कि वहाँ के जो महकमा तालीम है उसकी कारकर्दगी के हवाले से बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक गुज़िश्ता 12 माह के दौरान ज़िला भर में गैर हाजिर मर्द असातिज़ा की तनख्वाहों से 1,50,00,000 रुपए तक की कटौतियाँ की गई हैं। अब ये देखें ना, 1,50,00,000 तक की कटौतियाँ की गई हैं, तनख्वाहें हैं, ये कहाँ जा रही हैं, किसकी जेब में जा रही हैं? ये और फिर उसके बाद वो तमाम उसातिज़ा जो कि रिटायर्ड होंगे, फिर इनको पेंशन भी मिलती रहेगी। पेंशन भी मिलेंगी। अक्सर हम एक वो लफ्ज़ कहते हैं, अजब करप्शन की गज़ब कहानी, तो ये वो उसकी मिसाल है। अजीबो गरीब करप्शन है, असातिज़ा मौजूद ही नहीं है, तनख्वाहें उनको मिल रही हैं, स्कूल्स मौजूद हैं लेकिन वो बंद हैं। अब पैसा जा किसकी जेब में रहा है, ये तो खैर मुतलका जो हमारे इदारे हैं उनको एक्शन लेना चाहिए इस पर। आगे भी वो तमाम लोग जिनके सर पर बाल नहीं है, जो गंजेपन का शिकार हैं और वो चाहते हैं कि उनकी शादी हो या शादी होने वाली है लेकिन उनके सर पर बाल नहीं है, तो आपने विग का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल भी आपने एक्सटेंशन नहीं लगानी। हाँ, अगर आप इंडिया में हैं, क्योंकि इंडिया में एक ऐसी स्टोरी सामने आई है जिसमें दूल्हे की इतनी पिटाई हुई है कि वो गंजा था, उसने अपनी शादी के दिन जो है वो सर पर रखी विग। अच्छा, उस दुल्हा की आप बेबसी मुलाहिजा करें, उस बेचारे ने विग रखने का मकसद तो यही था कि चलो यार वो अच्छा गुड लुकिंग दिखेगा, यार अच्छा दिखेगा, और बेचारे का क्या मकसद हो सकता था, उसको कहा था कि शादी है तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन जब बारातियों को, लड़की के भाइयों को पता चला कि ये दुल्हा साहब गंजे हैं और ये विग लगा कर आए हैं, तो उन्होंने उसकी इतनी दुर्गत बनाई। ये देखें वो बेचारा किस तरह माफिया मांग रहा है और एक्चुअल वो ये है, और विग लगाकर जो है ना अच्छा, वो आए थे शादी में। वो इतनी बुरी बात क्या है यार? मतलब अगर उसने नहीं आपने शादी नहीं करनी, आप वापस भेज दें बारात को, इसमें मारने पीटने वाली क्या बात है, उसकी तज़हीक करने वाली क्या बात है? ये तो बड़ा ही कोई डिस्गस्टिंग सा एक अमल है कि आपको अगर मसला है, ये देखिए उसकी मार पिटाई कर रहे हैं, उसकी पिटाई कर रहे हैं कि कितना अलार्मिंग चीज़ है। अब दुल्हने जो हैं, वो बेचारी जो दुल्हन है वो भी तो रेडी होती है ना, और कितना कितना मेकअप लगाती है। जब मेकअप रिमूव होता है तो बिल्कुल दूसरा शख्स होता है अंदर से। हाँ। उस पर तो कभी दुल्हा ने माइंड नहीं किया। रोज़ाना हज़ारों लाखों शादियां होती हैं, अगर इस चीज़ को बुनियाद बनाकर माइंड करने लग गए ना दुल्हा, लड़के माइंड करने लग गए, तो ये तो रोज़ाना हर शादी में मार कुटाई होगी। मेकअप के बाद क्या निकलती है, मेकअप के बाद आप देखें ना तो उसके अंदर कितना फ़र्क आएगा। तो ये उस बेचारे की बदकिस्मती है, उसने तो ये सोचा था कि विग लगाकर अच्छा लगेगा और अच्छा दिखेगा उनको, उनके लिए ही अच्छा हुआ है ना, सच सवर के अपनी दुल्हन के लिए गया है, वो गया है। मतलब इसमें बड़ा, मुझे तो बड़ा अजीब सा अच्छा, ये वाकया लगा। एक सवाल है कि उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। पता कैसे चला होगा कि इसने विग लगाई है? वो गिर गई ना, विग गिरी तो पता चला, वो विग गिर गई तो भांडा खुला, तो उसके बाद ये हुआ। लेकिन उसमें मारने पीटने की कोई पता नहीं, इतना वायलेंट होने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, फिर एक और चीज जिसके ऊपर उसकी पिटाई की है वो ये थी कि वो जनाब पहले से शादीशुदा थे, तो दो जुर्म थे। इसके ऊपर तो पिटना समझ में आता है, अगर उसने झूठ बोल के एक शादी की है तो इसके ऊपर तो पिटना समझ आता है, लेकिन विग वाला जो एडिशनल उसको फेंटा पड़ा है। बिल्कुल ये गलत बात है। खैर एनीवेज आगे बढ़े, जरा मईशत पर बात कर लें। वैसे तो हमारी जो इकोनॉमी है वो भी बड़ी कॉस्मेटिक सी है ना,
उस पर भी बनावटी कहीं है। विग है, कहीं मेकअप है, कहीं पे आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। तो दावे तो बहुत किए जाते हैं कि हमारी इकोनॉमी, हमारे सियासतदान दावे करते हैं, लेकिन एक्चुअल सूरत हाल कुछ और होती है। गो कि ये जो अब IMF से किस्त रिलीज़ हुई है, जी। इसके बाद हमने देखा है कि मार्केट में इसके असरात आना शुरू हुए हैं, डॉलर कुछ कम हुआ है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो कुछ बेहतर हुई है। बट अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हमें ये मालूम नहीं है कि इसके बाद जिन शराइत पर यह किस्त हमें मिली है, टैक्सेस क्या क्या होंगे, किन किन शराइत पर हमें ये सब कुछ भुगतना होगा। ये तो बहुत से भी सवालात हैं इस पर। अक्सर आपने देखा है कि मिनी बजट भी आ जाता है कि ताकि IMF ने जो नई शराइतें लगाई हैं उसको पूरा करने के लिए, उसके बाद मनी बिल भी आ जाता है। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं पता है कि आइंदा आने वाले टाइम में क्या कुछ हो सकता है, इसके अंदर क्या क्या सरप्राइजेस हो सकते हैं। खुशगवार सरप्राइजेस तो होंगे नहीं, ऑब्वियसली वो एक कुछ शॉकिंग एलिमेंट्स ही होंगे जिन शराइत पर हमें ये कर्ज मिला है। अभी IMF के बेल आउट पैकेज मिलने के बाद ये किस्त की जो अदायगी IMF ने पाकिस्तान को की है, इसके बाद पाकिस्तान की मईशत में अपेरेंटली तो बड़ा पॉजिटिविटी आई है। जो डिफ़ॉल्ट की बातें की जा रही थी उसको थोड़ी सी बेहतरी मिली है, डिफ़ॉल्ट खतरा टला है डिफ़ॉल्ट का, जिसके और ये हवाले भी से कहा जा टेम्परेरी रहा है, था। ये भी कोई परमानेंट नहीं है कि हम शायद बहुत तरक्की की राह पर गामजन हो गए हैं। हमने ये कर्ज मिला है और ये कर्ज सख्त शराइत पर मिला है और फिर इसके ऊपर हमने सूद भी अदा करना है। और सूद की अदायगी के लिए समटाइम्स क्या होता ये है कि हम नया कर्ज लेते हैं ताकि वो वाले जो पिछला कर्ज है उसके सूद की अदायगी की जा सके, और फिर टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा किए जाते हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसे ज़्यादा इसी आएं। सारे मामले पर बात करने के लिए माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सिद्दीकी साहब, आपने शर्ट तो बहुत प्यारी पहनी हुई है, हमारी मईशत भी कोई इतनी प्यारी है जैसी प्यारी आपने शर्ट पहनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। सिद्दीकी साहब अब बात ये जी बिल्कुल सर, ये मेरा वाज़ेह तौर पर बता दूं जी सर जवाब कि दें ये प्लीज़। जो हमें मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये जो हमें कर्जा मिला है ये मईशत की बहाली के लिए नहीं है, नंबर 1। ओके, ये आम आदमी को रिलीफ देने के लिए नहीं है। नंबर 3, ये ताकतवर तबकों को जो गैर ज़रूरी मराद दी जा रही हैं वो वापस लेने के लिए नहीं है। और चौथा ये कि जो शाहाना अखराजात हुकूमत कर रही है उनको वापस लेने के लिए नहीं है। इसका मकसद ये है कि अगली हुकूमत, आपको पता है कि दिसंबर में इसी साल अगली हुकूमत होगी। ये मामला तय पा चुके हैं कि अगली हुकूमत बहुत बड़ी रकम के कर्जे के लिए और जो 3 साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए होगा IMF को रुजू करेगी, जिस पर अमेरिका की सियासी शराइत भी होंगी जो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा होंगी। तो इस वक्त जो मामला तय हुआ है वो ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान को उस वक्त तक डिफ़ॉल्ट से रखा जा सके जब तक अगला जो घेरा है गर्दन के गिर्द वो तंग किया जा सके। तो इसी तरह से आपने देखा कि दोस्त ममालिक से भी हमें कर्जे मिलने शुरू हो गए हैं, हमारे रिजर्व भी बढ़ गए हैं। तो ये बात तो पहले तय है कि हमें उस कुर्बानी के बकरे के लिए तैयार किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि रुपए की कदर में जो ये बेहतरी आई है, अल्लाह करे कि ये देर पा हो लेकिन नहीं होगी, चंद महीनों में आप देखेंगे। तो कि सिद्दीकी साहब, दोबारा ये जो हुकूमत इतनी बगलें बजा रही है, इतने शादियाने बजा रही है कि हम डिफ़ॉल्ट होने से बच गए हैं, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है हमारी इकोनॉमी के लिए। उसके कुछ असरात भी हमने देखे कि डॉलर का रेट भी कुछ कम हुआ, तो इसका मतलब है इस पर हमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, देखिए ना, खुश होने की ज़रूरत तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। शहबाज शरीफ साहब भी होशियार आदमी है, उन्होंने एक बयान दिया है और ये दिया है कि अगली हुकूमत को मईशत में सही मायनों में इस्लाहात करनी होगी। मैंने उनसे कहा जनाब 30 साल से तो किसी हुकूमत ने नहीं की, आपने भी नहीं की, आप अपनी अगली हुकूमत से जो ये तवक्को कर रहे हैं वो किस बुनियाद पर कर रहे हैं, वो कैसे कर देगी जब 30 साल से नहीं की। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि अगर तमाम इदारे अपने हुदूद में काम करें, मुश्तरका कोशिशें की जाएँ तो मईशत को बहाल होने में 15 साल लगेंगे। और तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर दे। ये बात उनकी सही है, पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं और बहुत से लोग जो कि इससे फ़ायदा उठाएंगे और ये ख़तरे को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि अभी मसला हमारे बैरूनी अदायगियों पर डिफ़ॉल्ट का नहीं है। अब एक नया मसला पैदा हो गया है, वो ये है कि बेतहाशा हुकूमत ने जो कर्ज़े बैंकों से लिए हैं जो नहीं लेने चाहिए थे, उसको दुनिया क्रेडिट रिस्क कहती है। और ये बात मैं 10 साल से कह रहा हूँ कि आप देखिए अमेरिकन बैंक, यूरोपियन बैंक पाकिस्तान से चले गए बाहर। कहाँ है वो? अमेरिकन एक्सप्रेस कहाँ है? बैंक ऑफ अमेरिका कहाँ है? चेज मैनहट्टन बैंक कहाँ है? बारक्लेज बैंक कहाँ है? ये सब चले गए। अब सिर्फ फॉरेन बैंक्स कौन हैं? 2 चाइनीज़ बड़े बैंक हैं लेकिन पाकिस्तान में छोटे हैं।
एक सिटी बैंक है जिसका 90% उन्होंने अपना कारोबार कम कर दिया है, एक डोइशे बैंक है, बाकी तमाम पाकिस्तान से चले गए। वो ये कहते हैं कि बैंकों ने जो तिजारती बैंकों ने 18,000 अरब के कर्जे हुकूमत को दे दिए हैं, जो उनका काम नहीं है। उनका काम तो है सनत और तिजारत ज़रात के लिए। तो ये स्टेट बैंक और IMF उनका एक गठजोड़ हुआ है। उसका नतीजा क्या हुआ मैं आपको बता दूं कि 2018 में एक साल में बैंकों ने मुनाफा कमाया था 200 अरब रुपया जी। 2022 में एक साल में कमाया 700 अरब रुपया। उन्होंने तो 500 अरब कमा लिया, मईशत को तबाह कर दिया और ये खतरा मंडला रहा है। तो जो चीज़ मैं आपसे अर्ज कर रहा था वो ये था कि रुपए की कदर खुदा न खास्ता गिरेगी, तिजारती खसारा बढ़ेगा, अगले कर्जे के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। लेकिन आवाम को रिलीफ देने की बात क्यों मीडिया करता है मुझे समझ नहीं आती। मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूँ। जो अब आप दुल्हन की बात कर रहे हैं, जो लोग जो है ना, आप ये समझ लीजिए कि माजूर हैं, 60 साल से उम्र के हैं, बिवाए हैं, पेंशनर्स हैं, उनको बहबूद पर मुनाफा आपको पता है कितना मिल रहा है? 17%। महंगाई कितनी है? 29%। तो आप 12% मनफी दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं ट्रेजरी बिल में पैसा लगाऊं, कॉर्पोरेट इदारे लगाएं, उस पर 21% है। अगर आप कॉर्पोरेट इदारे इन्वेस्टमेंट बॉन्ड लगा रहे हैं वो 19% है। तो उनको तो आप 21% दे रहे हैं और जिसको बहबूद कह रहे हैं उनको आप मुनाफा कम दे रहे हैं। तो ये तो इस्तेसाल है ना, कैसे होगा आप मुझे ये बताइए। अगर मेरे मुल्क की एक्सपोर्ट जो हैं उससे दुगनी इंपोर्ट्स हैं तो आप कैसे कह सकते हैं मईशत ठीक होगी? तो कॉमन सेंस है ना। आप टैक्सों की वसूली बढ़ाना नहीं चाहते, 7,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहे हैं और उसका बोझ किस पर? 22 करोड़ आवाम पर, पेट्रोल पर, बिजली गैस पर, तमाम। तो लेकिन सर इससे तो यही वाजे होता है कि इसका बराह रास्त ताल्लुक हमारी गवर्नेंस से है। गवर्नेंस जब तक हमारी बेहतर नहीं होगी, टैक्स इस्लाहात नहीं होंगी, तो फिर तो इसी तरह की सूरत हाल का हमें सामना रहेगा सर। नहीं, गवर्नेंस तो बहुत बात की बात है। गवर्नेंस से पहले एक और है, वो है इंटेलेक्चुअल करप्शन, कि ताकतवर तबकों को मराद देकर बाहर से हर शर्त पर कर्जा लेकर अवाम को कुचलकर पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सलाह पे लगा दिया जाए। गुड गवर्नेंस तो बात की चीज़ है ना। देखिए, जब मैंने आपसे कहा कि इंपोर्ट से आपकी दुगनी, एक फिगर मैं आपको दे दूं, मैं चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम उसके ऊपर गौर करें। आज़ादी के 71 साल के बाद पाकिस्तान के मजमूई कर्जे 2018 में थे 30,000 अरब रुपया, 71 साल में जमा हुए थे। इन 5 वर्षों में ये 30,000 से बढ़ के 73,000 हो गए। तो क्या पाकिस्तानी कौम की जिम्मेदारी नहीं है कि जहाँ पूछा गया, ये 43,000 जो अरब कर्जे बढ़ गए 5 वर्षों में, जो कि 71 वर्षों में नहीं उतने हुए थे, तो मुझे ये अदा करना है, मेरे टैक्सों से अदा करना है। तो मुझे क्या मिला? तालीम का बजट आपने दिया, सेहत का बजट आपने कम कर दिया, तरक्याती अखराजात आपने कटौती कर दी, शाहाना अखराजात आपने बढ़ा लिए, ताकतवर तबकों को मराद बढ़ा ली। ये जुल्म इस्तेसाल है। मैं जो वार्निंग दे रहा हूँ, वो हजरत अली ने क्या फरमाया था? वो ये फरमाया था कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है जैसे भारत में चलता है, लेकिन जुल्म का नहीं चलेगा। ये जुल्म है। आप अपनी मईशत के साथ जुल्म कर रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती के साथ कर रहे हैं, पाकिस्तान के 21.5 करोड़ आवाम से कर रहे हैं, बाकी 1.5 करोड़ मजे कर रहे हैं। सिद्दीकी साहब, जितनी आवाज़ आप उठा सकते हैं हम उठा सकते हैं। हम तो आवाम को अपडेट करने के लिए हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन डिलीवर तो जो हुक्मरान हैं, जो कि वोट लेकर बैठे हैं, हुक्मरानी कर रहे हैं, उन्होंने करना है। किन शराइत पर वो ले रहे हैं कर्जा हमें पता नहीं है, लेकिन टैक्स आपने और मैंने मिलकर अदा करना है और गवर्नमेंट के ख़जाने को भरना है। मज़ीद IMF की किस्त के बाद आपको क्या लगता है, क्या शराइत हमें कर्ज मिला होगा, किन शराइत पर? और मज़ीद आपको लगता है कि आइंदा कोई मनी बिल या कोई मिनी बजट पेश किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि तमाम शराइत के इल्म है, सब वेबसाइट पर मौजूद हैं, कोई चीज़ नहीं है। आपने मीडिया की बात की, मुझे एक इजाज़त दे दें। देखिए, आपको ये समझना है कि 21-22 करोड़ आवाम मालदार लोगों को छोड़ दें, उनको आप 15-20 मिनट में नहीं कन्विंस कर सकते। आपके 21 घंटे जो प्रोग्राम होते हैं वो तो ये होते हैं, फला सियासतदान ने ये कहा, अदालत ने ये कहा, इनका। जब तक आवाम को बार बार नहीं बताएंगे कि भाई 71 साल में 30,000 अरब के कर्जे थे, अब 73,000 के हो गए, ये आपने देने हैं, ये कहाँ से देंगे? ये बिजली के नर्ख बढ़ने हैं। मैंने आपसे कहा रुपए की कदर गिरनी है। अगर मैं अपने अवाम को आप बार बार दिन में 3 दफ़े नहीं बताएंगे कि 2018 में $1 121 रुपए का था, आज 275 का आ गया, तो जो 55 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स है वो कितनी महंगी होगी, पेट्रोल कितना महंगा होगा। तो जब तक आप ये बातें आवाम को बाहर देखिए ना, वो सब तालीम याफ्ता नहीं होते। 15 मिनट में मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ या आप बताते हैं, वो अभी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं।
अब आवाम को बार बार ये बताना होगा, ये आपको जिम्मेदारी मीडिया को, प्रिंट अच्छा मीडिया सिद्दीकी को, साहब, सर इलेक्ट्रॉनिक ये भी मीडिया बताइएगा, आप तो बेहतर जानते हैं कि जब तक सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं होगा, रुपए का इर्तिकाज नहीं होगा, मईशत का पहिया नहीं चल सकता। ये जो सर इंटरेस्ट रेट हमारा 21%, 22% तक चला गया है, तो हमने तो बिल्कुल डिस्करेज कर दिया कारोबार करने को। आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इतना इतना जब इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंकों से पैसा कौन निकलवाएगा? ये क्या हिकमत अमली है? ये कुछ सर आपकी समझ में आती है हुकूमत की? जी बिल्कुल सही फैसला है, इसलिए कि जब आप किसी को जो है जख्मी कर देंगे तो उसे इंटेंसिव केयर में ही दाखिल किया जाएगा। मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर, और जितनी मैंने आदाद शुमार दी हुकूमत की, अब एक फिगर में देता हूँ, आपको जवाब मिल जाएगा। हमारा 2018 में जब इमरान खान साहब आए थे, उस वक्त महंगाई थी 4.69%, यानी 5% से कम जी। आज 29% हो गई। तो 5% से 6 गुना जब महंगाई बढ़ गई तो डिस्काउंट रेट अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा? यानी वो असल चीज नहीं है, वो तो किसी चीज का नतीजा है। असल चीज ये है कि हमारी महंगाई क्यों बढ़ रही है, और हमारी पॉलिसियों से बढ़ रही है, टैक्स की चोरी से बढ़ रही है, हम इम्पोर्ट दुगनी कर रहे हैं इसलिए बढ़ रही है, हमारे शान अखराजात हैं, बैंक्स जो है ना वो लूट रहे हैं, और हम कर्जों पे सूद बेतहाशा अदा कर रहे हैं। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं इस साल सूद की अदायगी जो है उसका हजम है 7,400 अरब रुपया सूद अदा करना है। FBR जो करोड़ों आवाम से ले रहा है और सूबों को हिस्सा देने के बाद है 6,900 अरब, यानी FBR के पैसे से तो आप सूद ही अदा नहीं कर सके तो मुल्क कैसे चलेगा? तो जब तक इस सिस्टम नहीं बदलेंगे वो तो इंटरेस्ट रेट तो ऊपर जाएगा, इसलिए कि जब वो 29% महंगाई है और 21% डिस्काउंट रेट है, तो जो करोड़ों लोग हैं उनकी भी तो सोचे ना कि वो करोड़ों लोग जिन्होंने बैंकों में पैसा रखा है उनको भी तो नुकसान हो रहा है। 29% महंगाई चल रही है, इसका मतलब ये है कि आपको टैक्सों का निज़ाम बदलना है, आपको जो है ना अपने अखराजात कम करने हैं, आपको कौमी बचतें बढ़ानी हैं, आपको मुल्की सरमायाकारी बढ़नी है। ये सब करने के बजाय आप कहते हैं जी कर्जे ले लो असासे भेज दो, कर्जे ले लो असासे भेज दो, और आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डाल दो। जब तक ये आवाम को तफसील से बार बार नहीं बताया जाएगा, एक दफ़ा में ये फिगर्स इतनी जल्दी वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। एक दो आदमी कहता नहीं कि मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं चाहता हूँ दिन में आप 3 दफ़ा बताइए, 9 करोड़ लोग पाकिस्तान के, 9 करोड़ बेचारे जिनकी आमदनी 25,000 30,000 रुपये है, जिन पर टैक्स नहीं है, उन पे मोबाइल पर आप 15% टैक्स ले रहे हैं 9 करोड़ लोगों से। अब सवाल ये कि ये बात क्यों 9 करोड़ लोगों को आप बताएंगे तो उनको होश ठिकाने आएगा, वो बीवी को मारने के बजाय या दूल्हा को मारने के बजाय सड़कों पर आएंगे कि मुझसे ये टैक्स क्यों ले लिया भाई, मेरी तो तनख्वाह 6 लाख सालाना नहीं है। इसी तरह खवातीन हैं और दूसरे लोग हैं जिन्होंने बैंकों में 2 लाख 5 लाख 10 लाख रखा है, उनसे भी आप 15% मुनाफे पे टैक्स ले रहे हो, तो उनकी आमदनी नहीं है, ये गैर कानूनी है, उस पर कोई सी मोटर नोटिस नहीं लेता। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सोचे है मीडिया, हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, अवाम को नहीं पता है कि जुल्म क्या है, वो तो जिंदाबाद अवाम को फिर बताने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बाकी अवाम तक ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़ा डिटेल में बताने की ज़रूरत है, ताकि आपने और मैंने मिलकर ही तो ये टैक्स देना है। जब हमने टैक्स देना है तो हम अपनी जेब से जो पैसे दे रहे हैं हमें पता हो। अवाम तक बताना क्या होगा, हमें तो आज तक यही नहीं पता चला कि जो हमें कर्ज मिलते हैं IMF की जानिब से, उनकी शराइत क्या होती हैं। जितने भी 22 से 23 प्रोग्राम्स हुए हैं, हमें आज तक किसी को ये नहीं मालूम हो सका किन शराइत पर ये कर्ज मिले हैं, बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए एक जापानी एयरलाइन का आपको बताते हैं कि उन्होंने अपनी आवाम की सहूलत के लिए एक नया चीज़ मुतारिफ करवाई है। वो ये है कि आपको पता है कि जापानीज़ अपनी सकाफत, अपने रंग, अपने पहनावे की वजह से वो एक अलग उनके रिवायती तहजीब और कल्चर और शाइस्तगी और अखलाक के लिहाज से जापानीज़ जो है ना पहले नंबर पर दुनिया में मौजूद है। सफाई के लिहाज से झूठ नहीं बोलते, इन लोगों से बढ़कर झूठ बोलना वहाँ पे बहुत बड़ा जुर्म और बुरी बात समझी जाती है। और वो लोग ये भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप उनके साथ कोई गलत बयानी, वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते आपसे कि आप उनसे झूठ बोल रहे हैं। वो कहेंगे कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, ना वो खुद झूठ बोलते हैं, ना वो खुद किसी के झूठ में ना वो उसको सच ही मानते हैं, उसको यकीन ही नहीं करते कोई हमसे झूठ बोलेगा। ऐसी उनकी सकाफत, ऐसी उनकी मौजूद कौम नहीं है मॉरल वैल्यूज है उनकी। और अभी उनकी ये जो जापानीज एयरलाइंस हैं, उन्होंने एक बड़ा मजे का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है कि आपने अपने सफ़र को आसान बनाना है तो आपने जब अपनी सीट बुक करवानी है, आप वहाँ पर अपने कपड़ों के लिए वो भी बुक करवा सकते हैं कि आपको क्या लिबास चाहिए है, अपने साइज के, मौसम के अकॉर्डिंग वो आपको प्रोवाइड करेंगे।
अपना खाना, अपनी सूटकेस इवन ये उनकी उस टिकट के एक्सपेंसेस में होगा या अलग से इसके अलग से चार्जेस आप इसमें होंगे? अलग से चार्जेस होंगे ना। अच्छा। उसके अंदर मुकम्मल और आसान दे कर दिया ना उन्हें मजीद कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर आपके सूटकेस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, कपड़े अगर चाहिए, अगर आपने किसी ऐसी अच्छा, जगह इस पर जाना प्रोग्राम है, का नाम उन्होंने एनीवे एनीवेयर के नाम से इसको एनीवेयर मुतारिफ कि किया आपने कहीं पर भी जाना है, आपको कोई शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। जब आपने टिकट बुक करवाना है, लेट्स सपोज कि आप जापान से कहीं गर्म इलाके में जा रहे हैं, तो आपको जो मौसम के मुताबिक कपड़े मिल जाएंगे। अगर आपके पास सामान ले अच्छा, जाने के इस तरह नहीं, कैंपेन इस प्रोग्राम का मकसद जो है ना हवाई सफर के वजन को कम करना है और इस तरह के नए नए आइडियाज, नए नए क्रिएटिव आइडियाज जापान जो है ना इसमें इसका कोई सानी नहीं है। कितनी ज़बरदस्त कैंपेन है उनकी।